हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय संविधान के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं तो ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो ज्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो संशोधन का प्रावधान है वह किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वह आपका भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और भाग 20 के जो अनुच्छेद 368 है इसमें 3 प्रकार से संशोधन प्रदान किया जाता है। एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधा जो है आधे राज्यों के विधान मंडल के जो है अनुमोदन से भी इसमें संशोधन होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो वह जो होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार बीपीएससी द्वारा इसको पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है वह किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो वह आपका जोड़ा गया है 42वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 42वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके तहत जो है कि 1976 में संशोधन किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है कि प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो सिक्किम जो है वह भारतीय संघ का पूर्ण राज्य आपका कब बन गया था। तो वह आपका बना था 1975 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1975 ईस्वी में जो है कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो पूछा गया है कि अगर कोई नया राज्य बनाना चाहे तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो उसमें जो बहुमत आपको चाहिए होता है वह चाहिए होता है साधारण। जी हाँ दोस्तों, साधारण बहुमत द्वारा जो है कि आप नया राज्य जो है कि बना सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। तो यह आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो है कि अधिकार हैं जो कि भारतीयों को तो प्राप्त हैं लेकिन जो विदेशी हैं उनको वह अधिकार नहीं प्राप्त है। तो देखिए, अगर हम बात करें, पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। यह जो है कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह केवल भारतीयों को है या विदेशियों को इसका जो है कि अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है कि कानून के समक्ष समता। तो यह जो अधिकार है यह आपका विदेशियों को भी दिया गया है, कानून के समक्ष समता, और भारतीयों को भी दिया गया। तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला आपका है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो यह वाला ऑप्शन भी जो थर्ड वाला है, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वह सिर्फ भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो यह भी आपका है। उसके अलावा चौथा जो है कि जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यह ऑप्शन गलत है। यह जो है कि केवल भारतीयों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला है, और थर्ड वाला जो है वह भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक करके जाइए और उसको इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हमको फॉलो भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं या आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वह राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है के तहत हर। तो यह जो है दिया गया है, इसमें जो है कि उच्चतम न्यायालय के जो है व्यवस्था के अनुसार जो है कि निजी भवनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडों को फहराना जो है किसके तहत जो है कि यह अधिकार दिया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो दिया गया है वह संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिस निजी भवनों पर हम लोग झंडा वगैरह फहराते हैं यह संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के अनुसार जो है कि यह दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार है यह कब जोड़ा गया था। तो यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को जो है कि इसको जोड़ा गया था, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट क के तहत जो है कि सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, सूचना का अधिकार जो है कि अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित होता है। तो जो सूचना का अधिकार है यह अभिव्यक्ति के आधार में ही निहित होता है, अतः यह एक मूल अधिकार है। और इसके साथ ही सूचना का अधिकार जो है कि मानवाधिकार भी है, अतः शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संशोधन द्वारा जो है अधिनियम द्वारा मूल अधिकार जो है कि है, तो शिक्षा का अधिकार भी आपका मूल अधिकार है, जिसके तहत जो है कि अगर हम इसमें देखें तो ए और सी वाला जो ऑप्शन है या दोनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह एक से अधिक वाला आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है और सूचना का अधिकार है या मानव अधिकार के साथ साथ जो है कि मौलिक अधिकार भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और आसान भी प्रश्न है कि इनमें से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार जो है कि किसके शासनकाल में निकाल दिया गया। तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है पहले इसको मौलिक अधिकार में जो है कि हम लोग गिनते थे, लेकिन इसको जो है कि फिर बाद में निकाल दिया गया। तो किसके शासनकाल में निकाला गया, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसको निकाल दिया गया था 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है कि निकाल दिया गया था। अगला है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया। तो देखिए, अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जो जोड़ा गया था वह आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया था। और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है, और उसके बाद जो है कि सांस्कृतिक का अधिकार, यह जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार यह आपका 5वां है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह 6वां है। तो यह 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि हमको प्राप्त हैं। अगला प्रश्न आपका है
कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो देखिए अगर हम इसमें से बात करें, इनमें से कौन सा सूचीबद्ध है, तो देखिए भाग 4 में इसमें पूछा गया है। तो भाग 4 की अगर हम बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी आपका सूचीबद्ध है। अगला है कि समान नागरिक संहिता, यह भी आपका सूचीबद्ध है। तो फर्स्ट सेकंड आपका सही हो गया। अगला है कि छोटे परिवार का मानदंड, यह आपका नहीं सूचीबद्ध है। अगला है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो यह भी जो है कि भाग 4 में नहीं जो है कि है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो यह जो जोड़ा गया था वह आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वह जो है कि कितनी भी बार जो है कि चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है जितना बार चाहे उतना बार जो है कि चुनाव लड़ सकता है और जो है कि राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। और जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में जो है कि सिर्फ आप एक बार जो है कि बन सकते हैं और डायरेक्ट जो है अगर आप फिर से बनना चाह रहे हैं तो तुरंत जो है कि लगातार दूसरी बार बनेंगे तो बन सकते हैं, अन्यथा जो है कि अगर गैप कर देंगे तो फिर नहीं बन सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकते हैं, लेकिन वो भी लगातार होना चाहिए, नहीं तो आप वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो वह आपका है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। जी हाँ दोस्तों, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति जो निहित है वह आपका राष्ट्रपति में है। जी हाँ दोस्तों, किसमें है, तो राष्ट्रपति में शक्ति निहित होती है, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वह आपके राष्ट्रपति होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो होता है वह आपका होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कि राष्ट्रपति के पद पर होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो उस समय जो है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं उनको जो है कि राष्ट्रपति बन जाते हैं, वही राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। तो इनको याद रखिएगा, कौन बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही जो है कि राष्ट्रपति पद पे नियुक्त होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो देखिए अगर हम बात करें प्रतिभा पाटिल के बारे में, तो यह जो आपका राष्ट्रपति बनी थी तो यह बनी थी 12वां राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, 12वां राष्ट्रपति बनी थी, तो इनको आप याद रखिएगा, 12वां क्रम इनका था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो देखिए कोई भी विधेयक अगर जो है कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो जो है वह राष्ट्रपति अपनी सहमति जब दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह जो विधेयक होता है वह अधिनियम बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में बात करें तो फिलहाल यह जो है कि आपका करंट का हो गया। फिलहाल इस साल जो है कि यह नहीं पूछा जा सकता। इस साल 2024 का आप देख लीजिएगा। फिलहाल यह 2022 का प्रश्न है और उस साल एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा भी गया था। तो देखिए अगर हम बात करें 2022 की तो उस समय जो आपके थे 788 सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, 788 निर्वाचित मंडल सदस्य थे। तो इनको आप याद रख सकते हैं। उस समय जो है फिलहाल उस समय का याद आप मत रखिएगा। फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में है आप इस क्वेश्चन को प्रेजेंट क्वेश्चन के रूप में बदल के 2024 के रूप में उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में उसी से प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे इनका अगर हम उपराष्ट्रपति के क्रम के रूप में देखें तो इनका जो स्थान था वह 12वां स्थान था। जी हाँ दोस्तों, 12वां इनका स्थान था। तो इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके भारतीय संविधान से प्रश्नों को हमने लिया था और यह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में से जो प्रश्न हमने लिया है वह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी इससे प्रश्न आए थे। तो यह वीडियो को आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। वहां पर जो है कि हमको फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही में कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दे दिया जाता है और कोई सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।